मतलब कि जो आपने एक इनकम जनरेट करी थी उसी से आप बार बार सरकार को टैक्स देते जा रहे हैं। जितने लोगों की इनकम बढ़ रही है उससे दुगनी महंगाई बढ़ रही है। टैक्स कटौती की वजह से सरकार को 9 लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ था रेवेन्यू में, जिसकी सरकार ने भरपाई कैसे करी? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर। हमारे देश में केवल 1.6% इंडियंस इनकम टैक्स पे कर। जरूरत की चीजों पर भी इतना जीएसटी जब दिया जाता है तो गरीब आदमी की जेब ढीली हो जाती है। चीनी होती है वो भी आपकी गन्ने से बनती है, और जो गुड़ होता है वो भी गन्ने से बनता है, लेकिन गुड़ के ऊपर 0% जीएसटी होती है, वहीं चीनी के ऊपर 5% जीएसटी होती है। वहीं अगर शुगर वाला पॉपकॉर्न है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। ये रुपए फ्रीबीज में जाता है, लाडली बहन योजना में जाता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर में ये रुपए जाता है, फ्री बसेस में फ्री ट्रांसपोर्ट में ये रुपए जाता है। हमारे देश में धीरे धीरे मिडिल क्लास डिक्लाइन करता जा रहा है। 25% से मिडिल क्लास डिक्लाइन कर चुका है। जितने भी हमारे एफएमसीजी कंपनी हैं वो सारी लॉसेस में जा रही हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो उनके पहले रेवेन्यू हुआ करते थे, अब उनके रेवेन्यू पहले के मुकाबले धीरे धीरे लॉसेस में जा रहे हैं। और इसकी केवल एक वजह है कि हमारे मिडिल क्लास के पास इतना रुपए नहीं बचा कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर भी खर्च कर सकें। एफएमसीजी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी जो पैकिंग वाला फूड खरीदते हो, या फिर आप डिटर्जेंट लेते हो, साबुन लेते हो, मतलब कि ऐसी चीजें जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। अब आज के आम आदमी के पास इतना भी रुपए नहीं बचा कि वो अपने इन चीजों पर खर्च कर पाए। इसके पीछे केवल हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। अभी हम आगे इन सबकी बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था कि गाय को केवल उतना दूना चाहिए कि उसके बछड़े को भी दूध मिल जाए और वो आगे सस्टेनेबली दूध देती रहे, ना कि आप गाय का खून निकाल लो। ये जो बात है ये टैक्स के संदर्भ में कही जाती है, और ये बात आज की हमारी हुकूमतों को समझनी जरूरी है। और ऐसे ही नारद स्मृति में भी हमें देखने को मिलता है। नारद कहते हैं कि हुकूमतों के लिए टैक्स इसलिए होता है ताकि वो जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके और बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करा सके। और इन दोनों फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कितना बेहतर कर रही है। हम दो तरीके के टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहां पर आपकी जीएसटी आती है। इसे हम कंजप्शन टैक्स भी बोलते हैं कि जब भी कोई भी किसी चीज का उपभोग करता है, मतलब कि कंजप्शन करता है, तब उसकी कंजप्शन पर वो टैक्स भरता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि सामान पर और किसी भी सुविधा पर लगने वाला जो कर होता है उसे हम जीएसटी कहते हैं। अब जीएसटी को रिग्रेसिव टैक्स भी बोला जाता है, मतलब कि जीएसटी अमीर और गरीब के ऊपर, दोनों के ऊपर समान रूप से लगती है। यहाँ पर कोई भी गरीब को छूट नहीं दी जाती, जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जहाँ पर आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी, आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा होगी, उस अनुसार आपको टैक्स भुगतान करना पड़ता है। लेकिन जीएसटी में अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपए मंथ है और वहीं पर दूसरा इंसान है जिसकी सैलरी 10,000 रुपये मंथ है, वो अगर मानो कि कोई एक शर्ट खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर अगर 5% जीएसटी लगेगी तो दोनों ही 5% जीएसटी देंगे। अब ये चीज़ आपको सुनने में बहुत छोटी लग सकती है कि मामूली सा 5% टैक्स है, 100 में 5 रुपये तो ऐड करके देना है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब हम एक गरीब आदमी की बात करते हैं तो ये टैक्स बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में किसी में 5%, किसी में 12%, किसी में 18%, ज़रूरत की चीज़ों पर भी इतना जीएसटी जब दिया जाता है तो गरीब आदमी की जेब ढीली हो जाती है। अगर मानो कि कोई 4,000 रुपये का राशन लाता है, जो महीने का नॉर्मली होता है सबके यहाँ पे, वो 4,000 रुपये का राशन लेकर आया तो कम से कम उसके ऊपर 300 से 400 रुपये जीएसटी लगेगी। मतलब कि वो 300 से 400 रुपये और उसके खर्चे में ऐड हो जाएंगे बिना किसी चीज़ के खरीदे हुए। तो ये जीएसटी नुकसान करती है गरीब आदमी को। अमीर आदमी का इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 300-400 रुपये क्या बड़ी बात है उनके लिए। लेकिन जीएसटी में भी स्लैब होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो वहाँ पर 18% जीएसटी लगेगी, लेकिन वही खाना अगर आप किसी 5 स्टार होटल में खाते हो तो वहाँ पर 28% जीएसटी लगती है। देखो, जीएसटी प्रोसेसिंग के ऊपर लगती है। जैसे कि अभी हमने पॉपकॉर्न वाला बहुत वो मीम देखा था, बहुत वायरल था, सब लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, लेकिन अगर हम जीएसटी के रूल्स देखें तो वो एकदम सही देखने में लगते हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमन ने कहा कि अगर मक्के का दाना है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, और वही अगर नमकीन पॉपकॉर्न है तो उसके ऊपर 12% जीएसटी, और वही अगर शुगर वाला पॉपकॉर्न है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। अब ये जो जीएसटी स्लैब है इसका मजाक तो लोगों ने उड़ाया, लेकिन इसके पीछे की इकोनॉमिक्स बड़ी सिंपल है। जैसे कि जो मक्के का दाना है वो डायरेक्ट खेत से आता है, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, वो कोई भी प्रोसेस नहीं होता है,
इसी की वजह से उसके रेट भी कम होते हैं और उस पर जीएसटी भी कम होता है। जैसे उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसे नमकीन में बदला जाता है, अब उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, उस पर जीएसटी भी बढ़ जाती है। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। 1 किलो आलू 20 रुपए का होता है, लेकिन एक 10 रुपए के लेस के पैकेट में मात्र एक आलू होता है। अब आप कहो कि एक तरफ 20 रुपए में 1 किलो आलू मिल रहा है और एक तरफ 10 रुपए में केवल एक आलू, तो यहाँ पर बीच में खर्चा प्रोसेसिंग का आ जाता है। जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगती है कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोसेस हुआ है। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है ये ठीक था सरकार का। सरकार ने वो केवल एक एग्जाम्पल दिया था पॉपकॉर्न के ऊपर, लेकिन यहाँ से हमें जीएसटी स्लैब समझ में आते हैं। एक 0% का, 5% का, 12, 18 फिर 28% का। 0% में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि आपका आटा, दाल, चावल, लेकिन ये वो आटा, दाल, चावल होगा जो कि पैक नहीं होगा। अगर आपका आटा, चावल, दाल या फिर तेल जो रोज़मर्रा के सामान है, ये भी अगर आप पैक्ड आइटम खरीदते हो तो इसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। और जैसे कि आप थोड़ा स्नैक्स की तरफ जाते हो, जैसे कि नमकीन बिस्किट हो गए और जो क्रीम है, दही है, दूध है, इनके ऊपर 12% तक जीएसटी लगता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है या फिर जो डिटर्जेंट है, सोप है और शैम्पू है, इनके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। और जो लग्जरी सामान होते हैं उनके ऊपर 28% जीएसटी लगता है। मुझे जो जीएसटी में प्रॉब्लम नजर आती है कि एक गरीब और एक अमीर के ऊपर बराबर जीएसटी है, वो भी बेसिक नेसेसिटी के ऊपर। आटा, दाल, चावल, तेल, इनके ऊपर 5% जीएसटी एक गरीब आदमी भी देगा, एक अमीर आदमी भी देगा। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फर्क गरीब आदमी को पड़ेगा। उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान है वो 5% और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अगर वो पहले इन सबको खरीदने में 1000 रुपये लगाता था तो अब उसे 50 रुपये और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उसकी जेब के लिए ये बहुत बड़ी रकम हुई, लेकिन एक अमीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस तरीके से जो चीनी होती है वो भी आपकी गन्ने से बनती है और जो गुड़ होता है वो भी गन्ने से बनता है, लेकिन गुड़ के ऊपर 0% जीएसटी होती है, वहीं चीनी के ऊपर 5% जीएसटी होती है। क्योंकि चीनी प्रोसेस होकर बनी है, एक इंडस्ट्री के तहत अच्छे से प्रोसेस होकर तब चीनी आती है, तो उसके ऊपर जीएसटी होती है। लेकिन अब हमें यहाँ पर बेसिक नेसेसिटी भी तो देखनी पड़ेगी कि एक आम आदमी भी चीनी का कंजप्शन करता है जिसकी कि सैलरी बहुत कम है, अभी भी वो लोन में डूबा हुआ है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ये टैक्स बढ़ाते जाते हो, उससे तो उसकी थाली का दाल, चावल, रोटी भी छीनने जैसा ये हुआ। अब हम मेन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं जो कि है इनकम टैक्स। हमारे देश में केवल 1.6% इंडियंस इनकम टैक्स पे करते हैं और इसका इनकम टैक्स का टोटल सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू 30% के आसपास जमा होता है। मतलब कि टैक्स रेवेन्यू का 30% बर्डन केवल 1.6% इंडियंस के ऊपर आता है। अब यहाँ पे भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि टाइप 1 इंडियंस जो कि अपर क्लास होती है और इसे कंज्यूमर क्लास भी बोला जाता है। इनकी सैलरी अप्रॉक्स 12.5 लाख रुपए पर साल की होती है। ऐसे लोग हमारे देश में 12.5 करोड़ हैं। इसके बाद आता है मिडिल क्लास, जिसे कि सेकंड टाइप इंडियन बोला जाता है और एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। ऐसे लोग हमारे देश में 30 करोड़ हैं। इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है सालाना की। इनके बाद आते हैं बॉटम में लोअर इंडियंस, जो कि ये टैक्स के सिस्टम से बाहर होते हैं और वो कंजप्शन में भी इतनी ज़्यादा कुछ उनका भागीदारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो ये लोग कंज्यूम तो करते हैं। हमारी कंजप्शन क्लास थी जो कि अपर क्लास लोग थे, वो 50 से 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कंजप्शन को लेकर के, तो उनकी कंजप्शन तो बरकरार है। बल्कि ये जो टियर 2, टियर 3 वाले लोग हैं, इनकी कंजप्शन अब इतनी भी नहीं हो पा रही है कि अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सामान भी अफोर्ड कर सकें। तो यही प्रॉब्लम की बात है। देखो, इसे मैं आपको बड़ी सिंपली समझा देता हूँ कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही है, वो भी बेसिक नेसेसिटी की जो कि लोगों को चाहिए ही चाहिए, ऐसी चीज़ की जब डिमांड कम होती है और उसकी सप्लाई बरकरार होती है, तब उसके पीछे का ये रीज़न होता है कि लोगों के पास अब उतना रुपए नहीं है कि वो उस चीज़ पर भी खर्च कर सकें। मतलब कि जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं उन्हें भी खरीदने के लिए जो रुपए की ज़रूरत होती है वो लोगों के पास नहीं होता। और इसके पीछे की क्या वजह है? हमारे देश की इन्फ्लेशन 5.5 से 6% के बीच में रहती है, लेकिन जो हमारे देश की एवरेज इनकम ग्रोथ है वो 2 से 3% है। मतलब कि जितने लोगों की इनकम बढ़ रही है उससे दुगनी महंगाई बढ़ रही है। अब इसमें हम थोड़ी कॉर्पोरेट की भी बात कर लेते हैं। सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट जो टैक्स लगता है, जो कि पहले 30% था, उसे घटाकर 22% कर दिया। ये इसलिए नहीं किया गया था कि चंदा धंधा मॉडल था या फिर सरकार कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे, बल्कि इसे करने के पीछे ये वजह थी क्योंकि 2018 से 19 में 9000 से ज़्यादा कंपनी इंडिया छोड़ के जा चुकी थी या फिर बंद हो चुकी थी। तो कॉर्पोरेट को इंडिया में सस्टेन करने के लिए ये ज़रूरी था सरकार को कदम उठाना कि वो टैक्स में कटौती करें। तो 30 से कम करके सरकार ने 22% टैक्स करा। अब ये सरकार का एक अच्छा स्टेप था,
लेकिन उसकी भी बात जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, और सैलरी अगर बढ़ाई तो वो भी 2 से 3% बढ़ाई, जो कि इन्फ्लेशन लेवल को बीट नहीं कर पा रही बल्कि उससे आधी है। अगर आपकी इनकम 1 रुपये बढ़ती है तो इन्फ्लेशन 2 रुपये बढ़ जाती है, आपके 1 रुपये की कोई कीमत नहीं बची। और इसी टैक्स कटौती की वजह से सरकार को 9 लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ था रेवेन्यू में, जिसकी सरकार ने भरपाई कैसे करी? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर। अगर मैं अमेरिका की बात करूं और वहाँ की जो भी पेट्रोल की प्राइस है उसे अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूँ तो वो 70 रुपये के आसपास है 1 लीटर। और मैं अगर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर 100 रुपये के आसपास 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा महंगाई है, और महंगाई की सबसे बड़ा कारण यही था। सरकार ने अपने टैक्स की भरपाई करने के लिए पेट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू करा। स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अलग टैक्स लगाती हैं। इसी वजह से हर स्टेट में कुछ ना कुछ आगे पीछे प्राइस होते हैं। जब सरकार ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाए तो हुआ क्या, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो महंगी हो गई। अब ट्रांसपोर्ट में केवल आदमी नहीं होता है, जो सामान होता है उसका भी इधर से उधर लेन देन होता है। तो जो सब्जियां आती थी जाती थी गाड़ी से, और जो बेसिक सामान होता है ज़िंदगी को जीने के लिए उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी भी प्राइस बढ़ने लगे। अब एक आम आदमी को कम से कम अपनी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत का सामान तो खरीदना पड़ेगा, तो उसे ज़्यादा रुपए पे करना पड़ता है। ज़्यादा रुपए पे करेगा तो उसकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत जब उसकी सैलरी भी बढ़ी तो ऐसे ही करते करते जो प्रोडक्शन चेन थी वहाँ पर भी सामान की जो कीमत थी वो भी महंगी होने लगी, क्योंकि लेबर महंगी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ऑल ओवर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गई। ये केवल हमारे सरकार की गलती थी कि कॉर्पोरेट्स को रोकने के लिए टैक्स में इतनी कटौती करी, और फिर उसकी भरपाई आपने पेट्रोल और डीजल से करी, जिसकी वजह से पूरे देश में महंगाई बढ़ गई। और अब बात करते हैं कि ये जो 1.6% लोग हैं इनके ऊपर सारा बर्डन क्यों आता है इनकम टैक्स का। देखो, हमारे देश की 50 से 60% जो आबादी है वो खेती किसानी में है, तो इसी वजह से उनके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगता। जबकि जो कुछ बड़े किसान एक रिपोर्ट बताती है कि 0.0% जो टॉप फार्मर हैं और जो टॉप फार्मिंग कंपनीज हैं, अगर इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए तो ये गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ का हर साल रेवेन्यू कमा कर दे सकती है। लेकिन इसे टैक्स से बाहर रखा जाता है। इसी वजह से कई बड़े सेलिब्रिटीज़ और कई बड़े नेता अपने आप को किसान घोषित कर देते हैं, जिससे कि वो टैक्स की चोरी कर सकें। और फिर जो बाकी की हमारी पॉपुलेशन बच जाती है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, मतलब कि इसका डेटा गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है ही नहीं। आपने जो देखे होंगे जो रेडी लगाते हैं, ठेला वगैरह लगाते हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इनका कोई भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसे हमारी 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो ये लोग भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आ जाते हैं। अब जो कुछ लोग बचे उनमें से क्या होता है कि उनकी इतनी सैलरी नहीं होती कि वो इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाएं, और जो 3% लोग इनकम टैक्स के स्लैब में आते भी हैं तो उनमें से भी केवल 1.5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। इस वजह से इनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बनता जा रहा है। जो बंदा इनकम टैक्स भरता है उसकी प्रॉब्लम समझो। जब आपके पास इनकम आई तो उससे आपका इनकम टैक्स कटा। अब जो रुपए आपके पास आया, आप जो भी चीज़ खरीदने के लिए गए, आपने इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे करा। जीएसटी पे करने के बाद पूरा जो भी आपका महीने का खर्चा था वो हो गया। आपने कुछ रुपए थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर दिए, फिर उसमें से भी जो आपको प्रॉफिट हुआ उसमें भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन टैक्स लगा। मतलब कि आपकी एक ही इनकम के ऊपर बार बार टैक्स लगता है। कि मिडिल क्लास फैमिली की एस्पिरेशन होती है कि उनका अपना एक खुद का घर हो, एक खुद की गाड़ी हो। अगर मानो कि इतने सब टैक्स कटने के भी बावजूद, आपकी एक सैलरी में से बार बार टैक्स कटने के बावजूद अगर आप थोड़े बहुत रुपए सेव कर लेते हो और अगर आप फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए जाते हो तो आपके ऊपर सरकार कितना टैक्स वसूली करती है। एक तो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस होता है जो कि फॉर्च्यूनर का 40 लाख रुपए है। फिर उसके बाद इसमें लगता है 28% जीएसटी, जो कि हो गया 11 से 11.5 लाख रुपए। और उसके बाद जीएसटी के ऊपर भी सेस लगता है। सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स लगता है, जो कि एक कंपनसेशन टैक्स की तरह होता है। वो लगता है 15%, वो भी कुछ 1-1.5 लाख रुपए हुआ। फिर उसके ऊपर रोड टैक्स लगता है। रोड टैक्स के बाद एक रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। ये सब कुछ लगाकर 13-14 लाख रुपए आपको और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। जब आप गाड़ी लेकर के आते हो तो जब आप रोड पे चलाते हो तब आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो 55 से 60% पेट्रोल पे भी गवर्नमेंट को आप टैक्स भरते हो। मतलब कि जो आपने एक इनकम जनरेट करी थी उसी से आप बार बार सरकार को टैक्स देते जा रहे हो। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी अमीर हो जाते हैं वो हमारा देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो आप मानो कि आप अपने लिए घर खरीदने गए, गुड़गांव की बात करते हैं,
2019 से लेकर 2024 तक 168% प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके हैं। हालांकि ये रेट कोई गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है, ये सिंपली सप्लाई और डिमांड का गेम होता है। ये बड़ी बेसिक सी इकोनॉमी है, लेकिन कुछ बड़े यूट्यूबर इसे भी नहीं समझ पाते या फिर वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी गवर्नमेंट अच्छा खासा फिर टैक्स आपसे चार्ज करती है। मानो कि गुड़गांव में आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करी, फिर उसके ऊपर लगती है स्टैंप ड्यूटी। अगर आप मेल हो तो आपके लिए 7%, अगर फीमेल हो तो 6%। अगर आप मेल हो तो आपके ऊपर लगेंगे 7 लाख रुपए। फिर लगती है रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए, ये हो गए आपके 8 लाख रुपए। अगर आप कंस्ट्रक्शन फीस में बिल्डिंग लेते हो तो आपको उसमें 5% GST और देना पड़ता है। लेकिन अगर बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, मतलब कि आप रेडी टू लिव अगर बिल्डिंग है वो लेते हो तो वहाँ पर GST नहीं देना होता। अगर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पर बिल्डिंग लेते हो तो टोटल आपको 13 लाख रुपए टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। और ये हर स्टेट वाइज वेरी करता है, तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। कुछ लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो जब अपनी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो वहाँ से चीज़ खरीद लाते हैं ताकि वो अपना टैक्स बचा सकें, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी आप इंडिया में आओगे तो आपको उसमें अप्रॉक्स 40% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर मैं आईफोन की बात करूं, अगर आप दुबई गए, दुबई से 60,000 रुपये का आईफोन लेके आए तो उसके ऊपर टोटल GST लगाकर, टैक्स लगाकर, कस्टम ड्यूटी लगाकर 25,000 रुपये आपको सरकार को तो भी देने पड़ेंगे। आप टैक्स से बच नहीं सकते हो। अब अपनी हम फिलॉसफी पर वापस आते हैं। यहाँ पर गाय को दूहा नहीं जा रहा बल्कि उसका खून चूसा जा रहा है। आप गाय को मार चुके हो। आप एक मिडिल क्लास जो परिवार है उसके ऊपर इतना टैक्स लगा देते हो कि अब वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा करने के काबिल नहीं बचे। और अपनी दूसरी फिलॉसफी की बात करते हैं जो कि नारद स्मृति से थी, कि इसके बदले हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड क्या करती है। अगर आप दिल्ली में हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर आपको मोहल्ला क्लिनिक देखने को मिलता है, और जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर 1-1 महीने की वेटिंग देखने को मिलती है। अगर आप दिल्ली में हो तो एजुकेशन की बात करें तो 9th और 11th में पढ़ने वाले 4 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। ये है शिक्षा मॉडल जिसे कि देश में सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर लें तो प्रतिदिन 90 रेप केस एक दिन में आते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन हमारे देश में कितनी रद्दी है इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद देख लो, नए हाईवे बने, नए रोड बने और वो 1 महीने भी नहीं चल पाते हैं। तो अब सवाल आया कि जब गवर्नमेंट हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करा रही, हमसे इतना ज़्यादा टैक्स लेती है, तो ये रुपये जाता कहाँ है? सोशल वेलफेयर स्कीम के नाम पे ये रुपये फ्रीवीज में जाता है, लाडली बहन योजना में जाता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर में ये रुपये जाता है, फ्री बसेस में, फ्री ट्रांसपोर्ट में ये रुपये जाता है। ये रुपये चुनाव के टाइम पे अलग अलग स्कीम फ्री में गरीब आदमी को देने की घोषणा करने में चला जाता है। और इसका सॉल्यूशन केवल इतना हो सकता है, पहले तो हमें ये फ्री बीज की राजनीति से बाहर निकलना होगा, दूसरा हमें करप्शन से बाहर निकलना होगा, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना होगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो 1.6% लोगों के ऊपर पूरा बर्डन आ रहा है उसे हमें कम करना ही होगा। हमें अपना सिस्टम सबके लिए बनाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग हम इनकम टैक्स के दायरे में ला पाएंगे, गवर्नमेंट का प्रॉफिट भी होगा, और जो कुछ बची कुची आबादी का हम खून पी रहे हैं उन लोगों को भी राहत मिलेगी।